तो हिंदी का उद्भव एवं विकास है ना, उद्भव और विकास से समझना है। उद्भव, उद्भव भव मतलब जन्म और उसका विकास। ठीक है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है फिर उसका विकास होता है, किशोरावस्था, पहले तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था है ना, प्रौढ़ावस्था, उसके बाद फिर वृद्धावस्था। ठीक है, उस प्रकार से फिर हिंदी का हमको क्या देखना है, विकास। पहले उसका जन्म देखना है। तो कुछ चीजें जो आप जान रहे होंगे, हिंदी का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, संस्कृत से हुआ है ना, इतना जानते होंगे। ठीक है, इसको हम और डीप में देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि हिंदी जो भाषा है हमारे यहाँ बोली जाती है वो विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। मतलब लगभग कितनी भाषाएं हैं विश्व में, लगभग, ये अनुमान है, इसको एग्जैक्टली आपको जानने की जरूरत नहीं है, उनमें से एक है। तो अब इसके बारे में हमको जानना है, तो आपको किसी भी चीज को अगर जानना है, पढ़ना है, तो इसको पहले आपको कैटेगराइज करना चाहिए, वर्गीकृत करना चाहिए, किसी कैटेगरी में इसको डालना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारे सरनेम के लोग रहते हैं। ठीक है, मिश्रा, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, साहू, सोनी, वर्मा, वैष्णव, निषाद। ठीक है, फिर आपको मिल जाएंगे कुटियारे, बंजारे, नौरंगे, नेताम, मरकाम, टेकाम, बहुत सारे सरनेम है, इनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, लेकिन इन सबको 4 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन से 4? ओबीसी, एसटी, जनरल, ओबीसी, हाँ, वो तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, जो मनुस्मृति में लिखा गया है। ठीक है, आप भी ठीक बोल रहे हैं, वो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है जो मनुस्मृति में लिखा गया। लेकिन अभी हमें हमारे संविधान में या भारत की अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है उसके अंतर्गत इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया, जो लगभग मैच करता है, लेकिन अब आप इसको अलग लेके चल सकते हैं। जनरल, सामान्य वर्ग, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, है ना। तो जितने भी होंगे सारे सबको किसी न किसी कैटेगरी में हम रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती है उसको भी 4 भाषा परिवारों में बांटा गया। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, विश्व में भी बता दें 3000। भारत में भी हिंदी के अलावा और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो उनको कितनी कैटेगरी में रख दिया गया है, 4 कैटेगरी, है ना। तो वो 4 कैटेगरी कौन सी है ये सुनना, फिर हमको ये देखना है कि उनमें से हिंदी किस कैटेगरी में आती है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो वो 4 हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारोपी भाषा परिवार, क्या बोला मैं, भारोपी भाषा परिवार, पहला मैं लिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, फिर आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार तीसरा, और फिर चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कहीं कहीं बुक में आपको 5वां में मिल जाएगा अंडमानी भाषा परिवार, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो वहां के जो लोग जो भाषा बोलते हैं उसको एक अलग कैटेगरी रख दी गई है ना। तो अभी 4 को ही लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें काम की क्या चीज है वो मैं आपको बताऊं, है ना। तो क्या क्या बोला मैं, भारोपी भाषा परिवार, दूसरा में क्या बोला, द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि इनमें से हिंदी कौन से भाषा परिवार में आता है, किसी को आइडिया, किस में आता है, भारोपी भाषा परिवार में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जितनी भी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं तो उसका 73% किसमें आता है, भारोपी भाषा परिवार से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। 73% किससे जुड़ा हुआ है, भारोपी भाषा परिवार से। जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 भाषाएं बोली जाती है, तो उसमें से 73 भाषाएं किस भाषा परिवार से है, भारोपी भाषा परिवार से है। 25% किस भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑस्ट्रिक से केवल 1.3%, जिसको जानने की जरूरत नहीं है, और आपका चीनी तिब्बती से केवल 0.7%। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम पढ़ेंगे अभी भारोपी भाषा परिवार की एक भाषा हिंदी के बारे में। ठीक है, ज्यादा डीप बहुत नहीं जाना हमको, है ना। तो सबसे ज्यादा किस प्रकार की भाषा परिवार की भाषा यहाँ बोली जाती है, भारोपी भाषा परिवार 23%, है ना। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार 25%। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा भारोपी भाषा परिवार में तो हिंदी आ जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं द्रविड़ भाषा परिवार में क्या क्या आएगा, वो नॉर्मल ऐसी आपको समझाने के लिए, है ना। तो
द्रविड़ भाषा परिवार में द्रविड़ दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है ना। तो इसमें आता है आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो प्रमुख है, और भी होंगे लेकिन ये 4 प्रमुख है, ठीक है। जिसमें से आपके आंध्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए? आंध्र प्रदेश तेलुगु बोली जाती है, ठीक है। जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि आंध्रा का बॉर्डर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगा हुआ है, नीचे सुकमा जिले से, बीजापुर जिले से, है ना। तो जो हमारे यहाँ की जो भाषा है हल्बी, वो इस तेलुगु से प्रभावित है ना, इसलिए उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो आंध्र की भाषा कौन सी है? तेलुगु। तमिलनाडु की भाषा तमिल, ठीक है। कन्नड़ कर्नाटक की, और केरला की है मलयालम, ठीक है। तो ये जो चारों हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो किस भाषा परिवार में रहेंगे? द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, आंध्र प्रदेश में कौन सा? तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, और केरला में मलयालम, है ना। केरल नहीं बोलते उसको, एक्चुअली में क्या होता है कि जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आखिरी में ए लगा देते हैं, तब केरल की वजह वो क्या हो गया? केरला। राम को भी राम नहीं बोलते, अब तो रामा बोलते हैं। रामायण को रामायण नहीं बोलते, रामायणा बोलते हैं, आखिरी में ए आ गया, ठीक है। तो देखिए ये हो गया द्रविड़ भाषा परिवार, कुछ तो आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। चीनी तिब्बती मतलब आपका जो असम तिब्बत से लगा हुआ जो एरिया, वहां जो भी भाषाएं बोली जाती है वो चीनी तिब्बती परिवार में आ जाएगी, उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंध है? भारतीय भाषा परिवार से। पता चल गया इतना, ठीक है। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कीजिए, मैं वीडियो को यूट्यूब में डालने वाला हूँ, तो मैं बता देता हूँ आगे आप लोग को, है ना। और एक्चुअली मैं इसको एक बार और रिपीट कराऊंगा, जो नहीं आए हैं उनके लिए भी हो जाए। तो अभी नोट मत कीजिएगा, अभी सुनते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, तो हिंदी किस में आ गया आपका? भारोपी भाषा परिवार में। भारोपी को अलग कर सकते हैं। भारोपी भाषा परिवार का मतलब क्या होगा बताइए? भारोपी कुछ मिक्स लग रहा है इसमें, भारत और यूरोपीय, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब हिंदी किस भाषा परिवार से है? भारत और यूरोपीय भाषाओं का एक परिवार है, उससे संबंध है। अब ये कैसे भारत और यूरोपीय भाषाएं कैसे एक जैसी होगी, एक ही कैटेगरी में कैसे आ गई? तो इसको हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, या उसकी जनरली जैसे है संस्कृत, और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी, या इससे अंग्रेजी जिससे निकल के आया लैटिन, है ना। आप जब साइंस में पढ़ते होंगे तो जो वर्ड्स दिए जाते हैं, है ना, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, ऐसा करके पढ़े होंगे, ठीक है। तो इनमें कुछ समानताएं हैं, उस आधार पे इनको एक ही कैटेगरी में रख दिया गया। मतलब जो सोचो, यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं जर्मन, जो कि जर्मनी में बोली जाती है, अंग्रेजी जो कि इंग्लैंड में बोली जाती है, लैटिन भाषा, और भारत की भाषा संस्कृत, हिंदी, इनको एक ही भाषा परिवार में रखा गया, भारोपी। और डिस्टेंस देखिए कितना डिस्टेंस, ठीक है। किस बेसिस पे, ये मैं बता रहा हूँ, है ना। तो भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा आपका हिंदी। किस बेसिस? इसका बेसिस क्या है कि शब्दों में और उस लैंग्वेज में कुछ समानता है। क्या है? कुछ समानता। कुछ को मैं बताऊंगा, एक आध को मैं बताऊंगा, बाकी को आप खुद जज करिएगा। एक जो शब्द है संस्कृत का, मातृ, कभी क्लियर किए होंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, ये स्टार्ट कहां से हुआ? म से, ये एम से, ये खत्म कहां हुआ? र पे, और ये भी आर से, ठीक है। इसको लैटिन में बोलते थे माते, और ऐसा ही कुछ जर्मन में भी बोलते हैं मटे, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो लगभग एक जैसी है, और ये केवल एक वर्ड नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो लगभग एक जैसे हैं। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, मैं बीच बीच में क्लियर करते रहता हूं, बस उसकी लिस्टिंग नहीं कर पाता मैं। तो ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड हैं, है ना, जो लगभग किसके जैसे हैं? हिंदी के शब्दों के जैसे हैं। यहाँ पे स्पष्ट है मातृ, मदर, मातेर, ये लैटिन में बोलते हैं, ठीक है। तो भाषाओं में कुछ इस प्रकार की समानताओं को देखते हुए संस्कृत, अंग्रेजी
लैटिन भाषा या आपकी हिंदी में माता बोलेंगे, इनको एक ही भाषा परिवार में रखा गया। कौन सा भाषा परिवार में? भारतीय भाषा परिवार। आगे समझ में। फिर इसके बाद एक चीज और ध्यान देना कि ये जो संस्कृत किसकी भाषा थी, भारत में किसके द्वारा बोली जाती थी? अब मैं इतिहास में चले गया, ध्यान से सुनना। ये बोली जाती थी आर्यों के द्वारा। किनके द्वारा बोली जाती थी? आर्यों के द्वारा। आर्य कहां से आए थे? तो मैक्सिमम फैक्ट्स ये है कि आर्य बाहर से आए थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। कुछ लोग ऐसा ये भी बोलते हैं कि वो भारत के ही मूल निवासी थे, लेकिन मैक्सिमम क्या सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ के मूल निवासी थे। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता किनकी सभ्यता? आर्यों की सभ्यता। तो ये आर्य कहाँ से आए थे, इसके अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी बोलते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैं बताया था क्या? उत्तरी ध्रुव वाला नहीं बताया हमको, साहिल बस को पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ये है, उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत ऐसा है कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। अभी भूगोल में वो भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर वेस्ट हो जाएगा, है ना। उत्तरी ध्रुव में, है ना, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है ना। अब ये कॉन्सेप्ट आप अपने यहाँ भी सुने होंगे, जैसे कि बोरमदेव में बना मंदिर, 6 मासी मंदिर। जब 6 महीने की रात थी तब राजा के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि इसको बनाओ। दिन होने से पहले मंदिर बनाया गया, लेकिन दिन होने तक मंदिर में कलश नहीं चढ़ाया गया था, है ना। तो वो कलश आज तक उसमें विदाउट कलश है, ये मान्यता है, बोली जाती है। तो ये ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो 6 मासी रात में बने, ऐसा बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये तो उत्तरी ध्रुव में होता है। तो इससे अनुमान लगाया बाल गंगाधर तिलक जी ने कि आर्य वहीं से आए होंगे, वहां का कॉन्सेप्ट यहाँ फिक्स कर दिया। एक ये फैक्ट है। फिर एक है विलियम जोन्स, नाम सुनना ध्यान से, ठीक है। क्या नाम? विलियम जोन्स। ये इतिहास में पूछा जाता है कि आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रतिपादित किया। फिर आर्यों के यूरोप से आने का सिद्धांत किसने दिया कि आर्य कहां से आए थे? यूरोप से। ये सिद्धांत दिया विलियम जोन्स ने। क्या नाम था? विलियम जोन्स। तो ठीक है, उन्होंने बता दिया कि विलियम जोन्स आए थे यूरोप से। तो उनका ये बोलने का आधार क्या था? देखते रहे ना, वन मंथ, है ना, नहीं हुआ है ना, ठीक। तो विलियम जोन्स ने क्या कहा कि आर्य कहां से आए थे? यूरोप से। उनके पीछे तर्क यही था कि यूरोप की जो भाषाएं हैं और जो आर्य जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत, उनमें क्या है? समानता है, मातृ और ये मदर, ठीक है। देखो वो रूप तो बिगड़ता ही है थोड़ा बहुत। हॉस्पिटल ये शब्द आया लगभग 200 साल पहले मुश्किल से, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, और उसको हमने 200 साल में अस्पताल बना दिया। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, अस्पताल, अस्पताल। तो ये तो सदियों की बात है। तो मातृ मदर हो सकता है, या मदर क्या बन सकता है? मातृ। तो वो मदर था, यूरोप में ही थे आर्य, और वो फिर कहाँ आए? भारत आए, और समय के साथ मदर क्या बन गया? मातृ बन गया, ठीक है। इस तर्क के आधार पर विलियम जोन्स कहते हैं कि आर्य कहां से आए थे? यूरोप से आए, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है ना। इसलिए ये भाषा परिवार जो एक जैसे लगते हैं, वो कौन से भाषा परिवार में आता है? आपका भारतीय भाषा परिवार, ठीक है। ये हो गया। तो इसका परिवार तो पता चल गया, भारतीय भाषा परिवार से। फिर हम देखते हैं कि इसका विकास किस तरीके से हुआ, ठीक है। पहले इसकी कैटेगरी पता चल गई, कौन सी कैटेगरी, कौन से कास्ट में आ रहा है। तो कोई सरनेम बोल दिए, हाँ तो ये जनरल का है, या ओबीसी का है, या एसटी का है, एससी का है। तो ये इसका कास्ट पता चल गया, ये कौन से भाषा परिवार से है? भारतीय भाषा परिवार। अब इसके बाद आगे इसके बारे में देखेंगे, इसका जन्म कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो जन्म के बारे में तो अभी देखें कि हिंदी का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से हुआ, है ना। मुसलमान किस कैटेगरी में आते हैं? जनरल में आएंगे ना, जनरल में आते हैं, हाँ, ठीक है। फिर वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की अलग थ्योरी है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की थ्योरी ये है कि जहां अब वो देश के हिसाब से देखेंगे तो मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सब अल्पसंख्यक है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी राज्य में देखेंगे, तो कुछ राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, तो वहां तो मुसलमानों की संख्या पर्याप्त है, तो वहां हिंदू बहुत अल्पसंख्यक है और मुसलमान बहुसंख्यक है। तो इसकी भी है ना तय करने के कौन कहा अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, डिपेंड करता है राज्यों के आधार पर, ठीक है। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज देखें तो उनको जनरल मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्या बताने वाला था, हाँ एक और चीज सुन लीजिएगा कि आर्य आए थे बाहर से, तो उन्होंने आके यहाँ के मूल निवासियों पे, है ना, शासन किया। मूल निवासी जो द्रविड़ भाषा परिवार से रिलेटेड थे, जो कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
ठीक है। तो आर्यों ने आके उनके ऊपर यहाँ शासन किया। तो ये मेंटलिटी अभी भी साउथ इंडियंस में है, ठीक है, कि आर्य आया और हम पर शासन किया, इसलिए वो हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहते, भले उनको हिंदी आती है, ठीक है। तो वो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, या तो इंग्लिश बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, इंग्लिश, या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो भी है, लेकिन हिंदी का प्रयोग चाह के भी वो नहीं करते, उनको आता है फिर भी वो उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो उस मेंटलिटी की उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, ठीक है। तो हम वो सारे जैसे नॉर्मल अब हम कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया, तो अंग्रेजों की जो जो भी पहचान है अब हम उनको मिटाएंगे, हम अपनी खुद की पहचान लाएंगे, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो खैर उस एरिया पे नहीं जाएंगे अपन। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि जन्म किससे हुआ, संस्कृत से। इसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, तो संस्कृत के बाद जब इसका रूप थोड़ा बिगड़ा तो वो क्या कहलाएगा, पाली। मैं बता देता हूँ, देखा होगा संस्कृत के बाद पाली। संस्कृत ही है वो, रूप बिगड़ जाते हैं ना, जैसे कि मैं बताया कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से क्या बन गया वो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद अस्पताल, फिर अस्पताल। तो ये अलग अलग क्रम है, इनको अलग अलग नाम दे दिए गए। तो कोई भी शब्द है जो संस्कृत का शुद्ध है, तो उसका जब रूप बिगड़ा तो वो अलग भाषा बन गई, है ना। मतलब वो है ही संस्कृत से, संस्कृत है लेकिन उससे निकला हुआ है, रूप थोड़ा बदल गया। संस्कृत से पाली, संस्कृत से क्या आया, पाली। पाली के बाद आएगा प्राकृत, ठीक है। संस्कृत के बाद पाली। अभी क्रम इंपॉर्टेंट है, अभी तो टीईटी में पूछा था। अब वो इतना आप लोग के साथ थोड़ा सा क्या बोले रहम कर दिया कि वो सारे ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन में संस्कृत को सामने रखा। अगर वो एक और ऑप्शन में संस्कृत को सामने रख देता तो आप फिर नहीं जमा पाते इसको कि पाली आएगा कि प्राकृत। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे जाते। टीईटी में किस्मत अच्छी थी कि सरल पूछ दिया इसलिए वो बन गया, ठीक है। तो ये क्रम जान लीजिए, संस्कृत, संस्कृत बदला फिर किसमें, पाली, पाली फिर किसमें बदला, प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, क्या, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ये यहां से बना देता हूं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर प्रारंभिक हिंदी, या इसी को बोलते हैं प्राचीन हिंदी, ठीक है। तो ये विकास क्रम है ना। इधर सुन लीजिएगा, वो मैटर तो मिल जाएगा, मैं एक बार और पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। जो लोग नहीं आएगा उनका भी कवर हो जाएगा और आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए, क्रम याद रखना भी जरूरी है, लेकिन उसमें भी मैं कुछ फैक्ट आपको और बताऊंगा समझने के लिए, इतिहास से इसको कनेक्ट करके। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन हिंदी। ये भी प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन हिंदी है, इसमें भी अभी कई और निकल के आएंगे, ठीक है। तो